स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और हमारी इस श्रृंखला में दोस्तों हम हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारा राजस्थान जो कि कक्षा 6 की भाग ए पुस्तक है, जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही चलाई गई है, राजस्थान के इतिहास को कवर करती है, राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में वो पुस्तक बनाई गई है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो उसी का हमने पहला जो अध्याय है वो हमने चर्चा की थी इससे पूर्व के वीडियो के अंदर, अध्याय 1 राजस्थान का परिचय। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के इतिहास की। तो अध्याय 2 है ये, राजस्थान का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं हम राजस्थान के इतिहास को। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों शुरू करें आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों राजस्थान के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान का नाम हमारा इसी तरह से आ गया, इतनी आसानी से हमें राजस्थान नाम मिल गया? नहीं, पहले तो राजस्थान नाम से जाना भी नहीं जाता था इसको। तो राजस्थान नाम आया तो उससे पहले क्या अलग नाम था हमारे यहाँ का? तो राजस्थान का नाम दोस्तों राजपूताना में मिलता है। राजस्थान का नाम राजपूताना तो कब? जब 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस जी ने कहा कि साहब इसका नाम क्या है, राजपूताना है ये। तो ऐसे ही जब 1829 के अंदर जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी तब राजस्थान का नाम जो है प्रथम बार हमने सुना। तो ये जो नाम थे ये पूर्व में क्या थे? क्या जोधपुर को जोधपुरी कहा जाता था? क्या अजमेर को अजमेरी कहा जाता था? तो ऐसे कई प्रश्न जो हैं हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों पहले हम मारवाड़, मेवाड़, शिवी, ऐसे कई नाम जो है वो सुनते हैं, मत्स्य। तो ये नाम कहाँ से आए? पहले जनपदों के समय था। हमारी राजनीतिक इकाइयाँ जो थी वो जनपदों के अंदर बटी हुई थी। प्राचीन काल हमारा जो था वो राजस्थान विभिन्न जनपदों के अंदर विभक्त था, अंचलों में विभक्त था। और ये जनपदी जो हैं इनके भौगोलिक स्थान के कारण और वहाँ रहने वाली जातियों के कारण, वहाँ की जातियों के नाम के कारण ये जांगल, मरु या अर्जुनायन या शिवी या मेवात या हाड़ौती जो है वो कहलाए। धीरे धीरे फिर इनका परिवर्तन होता गया और आज जो हम राजस्थान प्राप्त करते हैं वो राजस्थान नाम हमें मिलता है। लेकिन पूर्व में क्या नाम थे? देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं महाकाव्यकालीन राजस्थान की तो इसमें कई नाम मिलते हैं। हमें मरुकांतार मिलता है, हमें जांगल मिलता है, मत्स्य मिलता है, सूरसेन मिलता है। तो ये अलग अलग नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जनपद हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप इस चित्र के माध्यम से अगर देख रहे हैं, आप इस नक्शे के माध्यम से देख रहे हैं, तो अगर इस नक्शे को आप देखते हैं तो आपको जांगल दिखता है। अब यहाँ पे जांगल की जगह क्या है हमारा? अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पे हमारा बीकानेर। और मरुकांतार जब यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वो मरुकांतार में क्या है? यहाँ पे जैसलमेर है वर्तमान में, जैसलमेर बाड़मेर का इलाका, ये मरुकांतार है। वहीं पे मत्स्य देख रहे हैं आप, ये अलवर भरतपुर, अलवर जो है अलवर जयपुर का इलाका है, जयपुर और अलवर यहाँ पर है, ये मत्स्य है। सूरसेन भरतपुर धौलपुर का जो इलाका है वो सूरसेन के रूप में। तो ये जो है ये महाकाव्यकालीन जो राजस्थान है वो हमारा स्थान विशेष के आधार पर और वहाँ पर जो जातियाँ निवास करती थी उनके आधार पर इनको बांटा गया था। तो अब हम इनको देखें यहाँ पे कि प्राचीन भारत में जो ये छोटी छोटी बस्तियाँ थी, इन बस्तियों को मिलाकर राज्य या फिर जनपदों का निर्माण आरंभ किया गया था। और ऐसे ही कई जो जनपद हैं राजस्थान के, उन जनपदों का राजस्थान के अंदर उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं कौन कौन से आखिर वो जनपद है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों हम बात करते हैं मरु की। दोस्तों ऋग्वेद के सहित हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, रामायण है, चाहे वो चरक संहिता है, चाहे महाभारत है, चाहे बृहद संहिता है, सब में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। और मरु प्रदेश जो है वो आर्य जो थे, उन आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र जो था वो मरु प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था। वर्तमान में इस मरु प्रदेश के अंदर वर्तमान के ज़िलों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ज़िले शामिल थे? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों के भाग जो है वो शामिल थे मरु प्रदेश के अंदर। धीरे धीरे इस मरु प्रदेश का कुछ विस्तार हुआ और ये कुरु, मद्र, जांगल आदि जनपदों के अंदर विभक्त हो गए। तो यहाँ पर ये मरु प्रदेश था। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है? देखिए, प्रश्न यहाँ बनते हैं कि मरु प्रदेश में वर्तमान के कौन से ज़िले शामिल हैं। तो वर्तमान के कौन से ज़िले शामिल हैं?
बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ भाग जो है वो मरू प्रदेश में आता है। ठीक है, ये मरू प्रदेश की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जांगल प्रदेश की। तो जांगल प्रदेश में क्या आता है? देखिए, जांगल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? वर्तमान के जो बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग जो है वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता है, जांगल जनपद के अंतर्गत आता है। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी अई छत्रपुर। अई छत्रपुर दोस्तों, वर्तमान जो नागौर है उसको अई छत्रपुर ही कहा जाता था पहले। तो अई छत्रपुर जो है इसकी राजधानी थी। और ये कहा जाता है कि यादव वंश के जो बलराम और श्री कृष्ण थे, तो बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा जो द्वारिका जब बजा रहे थे तो वो इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न बन के सामने आया हमारे? यहाँ प्रश्न ये आए कि पहला प्रश्न तो यही है कि जांगल जनपद के अंदर वर्तमान में कौन से ज़िले सम्मिलित हैं? तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग जो है वर्तमान में सम्मिलित है। दूसरा, जांगल प्रदेश की राजधानी थी। तो जांगल जनपद की या जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ यह बनता है कि अही छत्रपुर को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में अही छत्रपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो अही छत्रपुर को वर्तमान में जाना जाता है नागौर के नाम से। ठीक है, तो नागौर के नाम से जाना जाता है अही छत्रपुर को। और अही छत्रपुर राजधानी किसकी थी? जांगल प्रदेश की राजधानी थी अही छत्रपुर। नेक्स्ट जनपद की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जनपद है दोस्तों मत्स्य जनपद। अब मत्स्य जनपद की जब बात करते हैं तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। और महाभारत में मत्स्य जनपद की जो राजधानी बताई गई थी वो विराट नगर या बैराट बताई गई थी, जयपुर के अंदर। विराट नगर या बैराट जो है वो जयपुर के अंदर है। तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और ये जनपद जो है ये कहाँ स्थित था? ये स्थित था अलवर जयपुर के मध्य में। वर्तमान में जो आपके अलवर जयपुर ज़िले हैं उनके मध्य में ये विराट नगर जो राजधानी थी मत्स्य क्षेत्र की, मत्स्य जनपद की, तो वो यहाँ पर था। और इस स्थान पर कहा जाता है कि जो चीनी यात्री थे युआन च्वांग, वो युआन च्वांग भी इस क्षेत्र के अंदर आए थे, इस क्षेत्र में आए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न बना? यहाँ प्रश्न बन के निकल के आता है कि पहला तो कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो विराट नगर या बैराट जो थी वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन के आता है कि मत्स्य में जनपद में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? तो अलवर, जयपुर ज़िले जो हैं वो मत्स्य क्षेत्र में शामिल हैं। और एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि कौन सा चीनी यात्री है जिसने मत्स्य जनपद का वर्णन किया था? तो युआन च्वांग ने भी मत्स्य जनपद का जो है वो वर्णन किया है। देखिए कितने प्रश्न, आप 3 लाइनों के अंदर आपके 5 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण जो है वो ये चीज़ें इस पुस्तक के अंदर दी गई है। तो अब यहाँ पर एक नीचे चित्र दिया हुआ है, ये मौर्योत्तर कालीन राजस्थान है। तो ऊपर जो चित्र हमने देखा था उस चित्र के अंदर महाकाव्य कालीन जो राजस्थान था उसके बारे में दिया गया था। अब हम मौर्योत्तर कालीन अगर राजस्थान की बात करें तो इस समय यौधेय, अर्जुनायन, मालव, शिवी, ये जो जनपद हैं ये भी अस्तित्व में आ गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूरसेन की बात करते हैं कि सूरसेन जो जनपद था वो कहाँ था। दोस्तों, सूरसेन जनपद वर्तमान में जो भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है आपका, वो सूरसेन जनपद ही कहलाता था। ऊपर भी हमने बात की थी। भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद के आता है। और इस जनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। तो सूरसेन जनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो यूनानी लेखक थे उन्होंने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का जो है उल्लेख किया है। तो 4वीं शताब्दी के अंतर्गत भी सूरसेन का नाम जो है वो प्रचलित था, ये यहाँ पर हमें देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बयाना प्रशस्ति जो है उस बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। और इसके साथ साथ सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक्क की जो कुछ जातियाँ थी वो राजस्थान में आकर बस गई थी। और इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जो जातियाँ थी वो प्रमुख थी।
तो सूरसेन, यहाँ पे क्या प्रश्न निकल कर सामने आते हैं हमारे? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सूरसेन किन जिलों में फैला हुआ है? भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र जो है वो सूरसेन कहलाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी मथुरा। तीसरा प्रश्न ये मिलता है कि बयाना प्रशस्ति के अंदर सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस में मिलता है? बयाना प्रशस्ति के अंदर मिलता है। यहाँ पर यह प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ सूरसेन जनपद किन जिलों में फैला हुआ था? भरतपुर, धौलपुर, करौली के अंदर। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? बयाना प्रशस्ति के अंदर उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवी जनपद की। दोस्तों, शिवी जनपद आधुनिक जो उदयपुर है, उस उदयपुर के पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है, उसमें शिवी जाति ने आधिपत्य कर लिया था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शिवी जनपद जो है वो कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी थी वो मजम्मिका या माध्यमिका थी, और ये मजम्मिका या माध्यमिका जो है वो चित्तौड़ के अंदर थी, और चित्तौड़गढ़ के पास जो नगरी है उस नगरी को ही मध्यमिका या मध्यमिका कहा जाता था। तो वहाँ पर इसके अवशेष जो हैं वो मिलते हैं, और इस भूभाग को क्या कहा जाता था? और मेदवाट या प्रागवाट भी जो है वो इसी को कहा जाता था। शिवी जनपद को या चित्तौड़ का जो क्षेत्र है उसको मेदवाट या प्रागवाट या मेवाड़ जो है वो इसी क्षेत्र को कहा जाता था। देखिए, यहाँ से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आते हैं, और कई बार एग्जामों के अंदर ये प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। दोस्तों, क्या प्रश्न पूछे गए हैं? पहला प्रश्न तो यही आता है कि ये शिवी जनपद कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो उदयपुर का जो क्षेत्र है, मेवाड़ जो है वो इस शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ आता है कि शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो मध्यमिका या माध्यमिका शिवी जनपद की राजधानी थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है या इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? इसके अवशेष मिलते हैं चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में। और शिवी जनपद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेदवाट, मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे हुए हैं दोस्तों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शिवी जनपद। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्जुनायन की, कि अर्जुनायन किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों, भरतपुर अलवर प्रांत के जो अर्जुनायन हैं अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध थे, और अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। इसलिए वो क्षेत्र, भरतपुर अलवर प्रांत का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना गया? अर्जुनायन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट बात करें मालव की, तो मालव प्रदेश कौन सा था? मालव प्रदेश था, इसका शक्ति का केंद्र था दोस्तों जयपुर के निकट, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। तो ये मालवों का शक्ति का केंद्र टोंक था, और अभी अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये जो है वो फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था, और मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नादसा में भी वर्णन मिलता है। देखिए कितने प्रश्नों को समाहित किया है इस 3 लाइनों में। पहला तो यही प्रश्न बनता है कि मालवों का शक्ति का केंद्र क्या था? तो टोंक जिले के अंदर, जयपुर के निकट, अगर जयपुर आ जाए तो जयपुर के समीप आए तो जयपुर के समीप, नहीं तो वर्तमान में टोंक जिला जो है वो मालवों का शक्ति का केंद्र था उस समय के लिए। फिर कौन कौन से क्षेत्र इसमें थे? अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र इसमें थे। और अन्य कौन से आते हैं? टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र जो है वो मालव देश के अंतर्गत आता था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पे बनता है और परीक्षा के अंदर पूछा भी हुआ है, वो प्रश्न है दोस्तों ये, कि मालवों की दिग्विजय का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो यूप अभिलेख में मिलता है, जो कि नादसा भीलवाड़ा में है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है यहाँ से, कि मालवों की दिग्विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? यूप अभिलेख में मिलता है। नादसा भीलवाड़ा के अंदर ये यूप अभिलेख जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम योद्धे की। योद्धे दोस्तों, योद्धे जो है वो राजस्थान के उत्तरी भाग का एक गणतंत्रीय कबीला था, और
यौधेयों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को समाप्त किया था। गुप्त काल में धीरे धीरे जो ये व्यवस्थाएं थी ये अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। गुप्त सम्राटों ने तो इन्हें अर्ध आश्रित के रूप में बनाए रखा, लेकिन 5वीं सदी के अंदर जो हूण आक्रमण हुए, उन हूण आक्रमणों ने इन जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता के अंदर इनके पतन की जो चर्चा है वो की गई है। तो ये यौधेय जनपद। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ की। दोस्तों, जो प्राचीन सीवी जनपद की बात की थी अभी, वही प्राचीन सीवी जनपद जो है वो मेवाड़ कहा गया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले जो हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं मेवाड़ राज्य के अंदर। 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक जो गुहिल सितोदिया वंश था उनका इस पे राज रहा। नागदा, आहड़ा, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर समय समय पर इसकी राजधानी रहे। और यहाँ की बोली कौन सी है? मेवाड़ी यहाँ की बोली है। तो ये मेवाड़ शिवी जनपद को ही कहा जाता है। शिवी जनपद के क्षेत्र जो है वो मेवाड़ कहलाता है। और वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जो है वो मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वागड़ की। दोस्तों, वागड़ जो है राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का और दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर और कणका का क्षेत्र। ये वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो कहा जाता है वो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है उसे ही वागड़ या वागड़ क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। और इसकी बोली क्या है? वागड़ी है। तो वागड़ के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं? वागड़ के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा शामिल होते हैं। और अगर प्रश्न में मान लीजिए नरहड़, भादरा, नौहर या कणका आ जाए तो फिर आपको प्रश्न का आंसर नरहड़, भादरा, नौहर, कणका देना होगा, क्योंकि ये भी जो है वो वागड़ के अंदर ही आते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा ही दिया जाता है जो वागड़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें अगर मारवाड़ की, तो मरु प्रदेश जो है वो कालांतर में मारवाड़ कहलाता है। जो आपका जोधपुर का क्षेत्र है वो जोधपुर का क्षेत्र इस मारवाड़ के अंतर्गत आ जाता है। और इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का जो है अधिकार वो रहा काफ़ी समय तक। बात करें दोस्तों हाड़ौती की, तो हाड़ौती जो क्षेत्र है वो आधुनिक बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है वही हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और प्राचीन काल के अंदर इस भूभाग पे जो है वो मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। तो ये जो जनजाति थी इसका आधिपत्य रहा। चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा थी उसने इस पर अधिकार कर लिया और तभी से इस भूभाग की जो बोली है वो हाड़ौती इस भूभाग को कहा जाने लगा। और यहाँ की बोली भी जो है वो हाड़ौती ही हो गई। फिर बात करते हैं ढूंढाड़ प्रदेश की। दोस्तों, ढूंढाड़ जो है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र और जयपुर जो है वो ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में भी इसको ढूंढाड़ी कहा जाता है। यहाँ की बोली जो है वो ढूंढाड़ी कही जाती है। यहाँ पर कछवाहा जो राजपूत थे उन्होंने मीणा और बड़गुजर जो यहाँ की स्थानीय जातियाँ थी उनको परास्त किया और फिर अपने राजवंश की नींव डाल दी यहाँ पर। और यहाँ की जो भाषा है वो मैंने बात की ढूंढाड़ी जो है यहाँ की भाषा कहलाती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम मेवात की, तो मेवात दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति की अधिकता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा। और मेवातियों के प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती थे, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए किसको वीर गति प्राप्त हुई थी? तो हसन खां मेवाती को वीर गति प्राप्त हुई थी। और ये मेवात के ही थे, आपके हलवर भरतपुर क्षेत्र जो मेव जाति का है वहीं के थे। इनके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों ये तो प्रमुख हमने बात की। ऐसे ही जैसलमेर को माड़ या वल्ल प्रदेश कहा जाता है, जोधपुर का दक्षिणी भाग जरतरा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को मालवा, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर को शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर को मेरवाड़ा आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो वेशभूषा हैं, यहाँ की जो बोलियाँ हैं, ये सब इन क्षेत्रों के आधार पर ये जानी जाती है। तो दोस्तों
कई बार ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, निम्न में से माड़ या वल्ल प्रदेश किसको कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है। निम्न में से कांठल कहा जाता है तो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं, समय समय पर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इतिहास राजस्थान का छोटा नहीं है दोस्तों, विस्तृत है, विशाल है और रंग बिरंगा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको कई तथ्य जो हैं इनमें समझ में आए होंगे। कई प्रश्न यहाँ पर आपके कवर होते हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।